नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। बड़ा भारत, इट इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स। महारानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, किरण बेदी, कितनी महान महिलाएं हमारे देश में आई हैं। क्योंकि देश की प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब महिला एम्पावर्ड होगी। जब बेटी खड़ी हो जाती है तो विजय बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर दीपा मलिक। इनकी जिंदगी में 3 बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पहला, डिसेबिलिटी। छाती से नीचे का हिस्सा इनका पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। इनको मल मूत्र त्यागने में, चलने में, कुछ भी कार्य करने में बहुत कठिनाई आती है। इतनी भयंकर डिसेबिलिटी। दूसरी, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। और तीसरी, ये पुरुष नहीं महिला थी। महिलाओं की अपनी इतनी समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं। उसके बावजूद इन्होंने हर प्रकार के, धरती से आकाश तक सारे अवार्ड जीत डाले। इन तीनों के बावजूद इन्होंने सारी सीलिंग तोड़ते हुए इतने रिकॉर्ड्स बनाए कि रिकॉर्ड्स पे भी आज एक वीडियो भी रिकॉर्ड की तरह बनेगा। पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीत के आई। 5 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 100 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। ये महिला मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। इनसे मिलकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने इनको जिंदा लाश बोला था, पर यह धरती से आकाश तक सब कुछ जीत चुकी हैं दीपा मलिक। आज उनका हम स्वागत करते हैं द बड़ा भारत शो में, विच विल इंस्पायर यू टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। ये वो शो है जो हर बुधवार शाम 4 बजे आता है। बुधवार को बड़ा बुधवार बनाता है। तो मिलते हैं मिस दीपा मलिक से। बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है आपकी। मान गए आपको, हाँ? मान गए बिल्कुल। मतलब मैं तो कहता हूं कि ये आपके आज वीडियो को, आपके आज बातों को कोई अगर ध्यान से सुने ना, तो एक आम आदमी के साथ आपकी लाइफ को कंपेयर करे तब समझ में आएगा। बिना कंपेरेबल के समझ में नहीं आएगा। एक आम आदमी के सर में दर्द होता है, थोड़ा सा बुखार होता है, पीठ में दर्द होता है, चलना उठना घूमना बंद कर देता है। और आपने क्या क्या कर दिया। पहले मुझे 1999 में क्या हुआ था, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ। 1999 में आने के लिए आपको मेरे साथ एक बार 1975 में भी चलना पड़ेगा विवेक जी, क्योंकि पहली बार जब ट्यूमर आया था तो मैं छोटी बच्ची थी। और 5 साल की उम्र में पिताजी ने नोट कर लिया था कि कुछ तो पैरों में कमजोरी आ रही है। भागती दौड़ती खेलती चुलबुली दीपा वो अब बिस्तर पे क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं बाहर जाना चाहती है। 1999 जो आपने पूछा, वो एक ऐसा समय था जब उसी वर्ष मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती हूँ और उसी वर्ष मुझे ये कह दिया जाता है कि अब ट्यूमर वापस आ गए हैं। आपका ट्यूमर जब हम निकालेंगे तो या तो आप ऑपरेशन थिएटर में मर जाएंगी, या ये ट्यूमर बस्ट हो जाएगा, या इसका इन्फेक्शन फैल जाएगा, या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड कटेगी और छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी को चुना। मैंने सर्जरी के लिए हाँ भरी। मुझे मंजूर था व्हीलचेयर पे रहना, क्योंकि और हस्बैंड उस समय कारगिल की लड़ाई में थे। उन्होंने तो मुझे 4 महीने बाद देखा। ये सारा कुछ हो चुका था। इनफैक्ट वो क्यों, मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे पिता सभी फौजी हैं। तो दोनों बेटियों को माँ के पास छोड़ के मैं अकेली दिल्ली आई, RR हॉस्पिटल। और वहाँ पे ये सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हुई, एक और सर्जरी हुई, एक और सर्जरी हुई, कोमा में रहना पड़ा। तो कितनी सर्जरीज 3 मेजर ऑपरेशंस हैं मेरे स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉलम पे, गर्दन के नीचे से। तो लगभग 200 टाँके हैं और आधे ही फेफड़े मेरे सांस भरते हैं। मल मूत्र की शक्ति है नहीं, तो क्योंकि नीचे का हिस्सा पैरालाइज, बिल्कुल पैरालाइज। अगर मैं ये दोनों हाथ ऊपर उठा लूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी तरह मैं बातें करूं लेकिन अगर मैं ये हाथ ऊपर उठा लूंगी तो फिर टॉर्सो आगे गिर जाएगा। 99 में जब आपकी ये सर्जरीज हुई, 200 टांके लगे, पिता नहीं थे यहाँ, भाई नहीं थे यहाँ, पति नहीं थे यहाँ, आप घर में उस समय रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रही थी। मतलब वहाँ पे आपको, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, आपका पर्सनल हाइजीन मॉर्निंग का, उसके बाद दिन भर। सबसे पहली चीज़ जो मैं सिखाती हूँ अपने जीवन से, वो कहती हूँ कि तैयारी जब अच्छी हो तो फिर चिंता कम हो जाती है। तो मैंने जाने से पहले ही अपने घर को एक पहले तो मैंने इस शरीर के बारे में सीखा। जब डॉक्टरों ने कहा कि आप पैरालाइज हो जाएंगी, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी स्टडी करी जाने से पहले ही। तो मुझे अपनी तैयारी करनी थी और मैंने अपने घर को उस प्रकार से तैयार किया। लकड़ी के रैम्प बनाए, बाथरूम को कस्टमाइज़ कराया, एक व्हीलचेयर खरीदी, एक स्पेशल बेड मैंने एक फ्रेंड के क्लिनिक से उधार लिया, वाटर जेल मैट्रेस खरीद लिया। इंटरकॉम का इतना सुविधा नहीं पता थी, तो वो बेल होती है, रिमोट बेल्स, वो पड़ोसियों के घर में लगा लिए। मैंने अपने जेवर बैंक लॉकर में रख दिए।
बच्चों के टीचर्स को मैं मिल ली कि एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। मैं शायद अब, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे मैं बचपन में एक बार दोबारा चल पड़ी थी, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था। मुझे लगा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं पैरालाइज हो जाऊंगी, लेकिन मैं मेहनत करके दोबारा चल पड़ूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदर से भरोसा था अपने ऊपर, और मैंने कभी अपने आप को ये सोचने नहीं दिया कि मैं मर जाऊंगी या मैं दोबारा नहीं चलूंगी। इस उम्मीद के साथ मैंने पूरी तैयारी के साथ मैं दिल्ली आई थी ऑपरेशन कराने के लिए। दीपा जी, अगर हम कंपेयर करके देखें, एक आदमी जिसके 6 पैक एब्स हैं, फिट है, एकदम सॉलिड, बिल्कुल 2 घंटा वर्कआउट करता है, उसको भी बोले कि यमुना नदी में आप लगातार स्विमिंग करके दिखाओ, उसको पार करके दिखाओ, वो आपने करके दिखाया बिना पाँव के, हाथों से। वो नहीं कर सकता है। आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। 58 किलोमीटर के लिए आपने बाइक चलाई, तो पहली बार आपने उस समय रिकॉर्ड बनाया। अब तो आपने बहुत चला ली। उसके बाद आपने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक आपने गाड़ी ड्राइव करके दिखाई है। उसके अलावा आप हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे 9 दिन लद्दाख आप ड्राइव करके आए। ये सारे वो काम किए आपने। और जब आपका एक निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है रोज, जब मैं ये सुना कि भाई अब आपको क्षमा चाहता हूँ कहना पड़ रहा है कि मलमूत्र त्यागने में भी तकलीफ हो रही है, आपकी बेटी आपको अनीमा दे रही है, और मैं जानता हूँ मतलब वो तकलीफ रोज़ कैसे होती है, तो हम बोलते तो हैं कि नारी नहीं है बेचारी, आपके केस में ये अद्भुत कार्य, अपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये किए कैसे आपने? मतलब स्विमिंग तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे घर में स्विमिंग पूल है, पर मैं 4 ब्रेथ मारने के बाद लगता है यार 4 लेंथ कब मारूंगा इकट्ठे। कैसे किया आपने? देखिए, जब मैं चलती फिरती थी, मैं एक गृहिणी थी, 2 बच्चों की माँ थी, एक आर्मी वाइफ थी, और मैं अपनी उस पहचान से खुश थी, क्योंकि उस पहचान पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन टांगे जाने के बाद सवाल उठ गए। छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद सवाल उठ गए। ये कैसी माँ बनेगी, ये क्या खाना खिलाएगी, इसके पति की तो अब दूसरी शादी कर देनी चाहिए, जब तक ये घर में रहेगी हाय ये तो बोझा रहेगी। मतलब कोई ये हिम्मत को दाद नहीं दे रहा था कि ये अब भी जीने की इच्छुक है। ये वो नारी है जो माँ है, और वो अपने 2 बच्चों को बड़ा होता हुआ देखने के लिए जीवित रहकर खुश रहना जानती है। लेकिन हमेशा जिसको देखो वो मेरे बारे में बात कर रहा था, और मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं रह गई थी। बस आइडेंटिटी के नाम पे हाय बेचारी, अपंग, बोझा, इसके ऊपर खर्चा हो जाएगा। मैं खुद ही अपने आप को ढूंढने निकली थी, मुझे एक पहचान बना। बहुत टाइम से ये बोला करता था कैमरा पे कि ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करो, क्राई को ट्राई में कन्वर्ट करो। पर ये जो आपने करके दिखा, स्ट्रांगली मेंटल को मेंटली स्ट्रांग करो, मुझे लगता है कि आज आपको देख के मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करने का एक जुनून है आपके मन में। मुझे लगता है कि जब कोई मुझे कहता है ये नहीं कर सकते, तो वही मेरा तो यही करेंगे। हाँ, वो मेरा एक एनर्जी पॉइंट, एक एंकर बन जाता है। माँ अच्छी नहीं बनेगी। आज मेरी दोनों बेटियां बहुत आत्मनिर्भर हैं, बड़ी हैं, बहुत अच्छी सिटीजन हैं। खाना नहीं बनाएगी तो रेस्टोरेंट चला दिया। ये कैसे पहियों पे बैठ गई, तो मैंने नए पहिए चुनकर मोटरसाइकिल भी चला ली, उन पे रिकॉर्ड बना लिया, रेड दहे मारे। और इन दिस प्रोसेस ये एक सिर्फ मेरी वैल्यू एडिशन नहीं थी विवेक जी। जो मुझे खुशी है, जिस बात का मुझे गर्व है कि ये सारे वो इनिशिएटिव हैं जिसमें मैंने अपने आप को भी ढूंढा, और मेरे जैसे कई लोगों के लिए भी एक रास्ता ढूंढा। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, मैं स्विमर भी हो गई, एडवेंचर स्पोर्ट्स में सॉलिड पार्टिसिपेंट हो गई, जीत के निकली, इंटरनेशनल एथलीट बनी, बाइकर बनी, एंटरप्रेन्योर बनी, मोटिवेशनल स्पीकर बनी। फिट आदमी को भी शर्म आ जाए, तीनों चीज़ें चाहिए। फिजिकल एबिलिटी चाहिए आपको, दिल में करेज चाहिए, और वो स्किल सेट चाहिए। तो हर बार नया स्किल सेट सीखना, करेज बना के रखना, आपने ये सब किया। मेरे मन में फिर भी बार बार आता है किया कैसे। बहरहाल आपके पर्सनल लाइफ में भी पैरालिसिस के बाद जो मॉर्निंग शेड्यूल को आपने मैनेज किया, जो दिन भर को आपने मैनेज किया, कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के आपने हर बार तरीके ढूंढे हैं। आपको अगर वो बाइक नहीं मिली, वो गाड़ी नहीं मिली, तो मैं सुना आपने उसको ट्वीट करके इधर उधर से और अखबार में बोल के स्पॉन्सरशिप से आपने वो गाड़ी भी अरेंज करा ली उन दिनों जिन दिनों अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। मैं जानना चाहता हूँ उस बारे में। देखिए, उस वक्त तो सब यही कहते थे कि इसका दिमाग फिर चुका है, और मैंने ऐसे ही हंसी खेल में कहा था
कि मोटरसाइकिल भी चलाऊंगी, गाड़ी भी चलाऊंगी। गाड़ी जब चलाऊंगी तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चलाऊंगी, और मोटरसाइकिल चलाऊंगी तो उस वक्त का जो एक बॉलीवुड हीरो आइकॉन जॉन इब्राहिम होते थे कि, और मैंने कहा मोटरसाइकिल चलाऊंगी और जॉन इब्राहिम के साथ चलाऊंगी, और दुनिया बोलती थी पागल हो गई है। और आप देखिए मोटरसाइकिल बनी भी। मैं घंटों बैठी, मैंने कम से कम कई मैन्युफैक्चरर्स के पास में गई, और मैं तब हीरो होंडा एक होता था, और मैंने बहुत चिट्ठियां भी लिखी, नहीं हुआ। लेकिन जब मेरी नारायणा में एक कस्टमाइज्ड बाइक बनी, KRP ने बनाई, तो मुझे MTV हीरो होंडा रोडीज प्रोग्राम में भी इनवाइट किया गया। अच्छा। और बाद में तब KBC में भी आई थी। KBC में तो मैं रिसेंटली आई, वो मेरी बिटिया की वजह से, जो वो बहुत अच्छा NGO चला रही है। लेकिन उस वक्त जो मैंने कहा था कि मैं जॉन इब्राहिम के साथ चलाऊंगी, तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जो मेरी बाइक रैलीज थी, जिसमें 1600 बाइकर्स को मैं लीड कर रही थी मुंबई में। राइड फॉर सेफ्टी हमने करी थी, हेलमेट अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस को लेके, कई सोशल कॉजेज को लेके मैंने कई बार बाइक रैलीज करी हैं। और जॉन इब्राहिम जी ने स्वयं मुझे बाइक पे बैठने में मदद करी है। तो आई थिंक ये जो जिद्दी हैं आप बहुत। जिद्दी तो मैं हूँ, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब मैरी कॉम जी की मूवी रिलीज हुई थी, तो उसमें जो गाना है जिद्दी दिल, तो उन्होंने उस गाने को जिस दिन लॉन्च किया था, वो उन्होंने मुझे डेडिकेट किया था कि सैल्यूटिंग द जिद्दी दिल स्पिरिट। तो वो भी मेरी एक बहुत फेवरेट ट्रॉफी है जो मेरे घर में है। ऑफ दीपा मलिक। ऑफ दीपा मलिक। ये जो आपके कंधों की ताकत है, ये जो यमुना रिवर आपने पार करी है, ये जो आपने प्रिपरेशन करी है, ये जो आपने तैयारी करी है, इतनी पावर अपने कंधों में भर ली कि यमुना नदी तैर करके इन्होंने पार कर ली। हाँ, एक बार थोड़ा जोर से बोलो, यमुना नदी पार कर ली। देखो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को आपका। लेकिन इतने सारे टैग्स हैं आपके ऊपर, आप स्पोर्ट्स लेजेंड है, आप एंटरप्रेन्योर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आप एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन है, आप एक लवली मदर है, आप इतने सारे टैग्स हैं, कौन सा आपको पसंद है इनमें से? इसमें सबसे ज़्यादा पसंद शायद मुझे वो टैग आता है जब मैं पॉलिसीज़ के लिए आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी, और मुझे मेंबर ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जो बाद में नीति आयोग में तब्दील हुआ। और उसके बाद मुझे एक अवार्ड मिला है, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो यूनाइटेड नेशन और नीति आयोग ने दिया। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरी देशभक्ति का एक प्रतिरूप है, मेरी मेहनत का एक सही प्रतिबिंब है कि एक महिला को जब ये कह दिया जाए कि आप पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, तो वो मेरी मेहनत का एक वैलिडेशन है, मेरी जर्नी का एक सर्टिफिकेशन है कि जो मैं करने निकली थी, जो माइंडसेट में बदलने निकली थी, शायद कहीं ना कहीं उसमें मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूँ, जो मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मैं इतने गर्व से कहती हूँ कि वही अवार्ड 3 साल बाद मेरी बेटी ने भी जीता है। अरे वाह वाह, गाइस एवरीबॉडी कम ऑन, लेट्स एक्नॉलेज दिस आउटस्टैंडिंग, दिस आउटस्टैंडिंग। हमारे ना आपकी बेटी को और आपको देख के ना, मैं आज एक अपने टीम मेंबर के बारे में बताना चाहता हूँ आपको जी। सीनाक्षी राणा, ये हमारी टीम में हमारे साथ काम करती हैं। वी वेरी प्राउड ऑफ हर। सीनाक्षी एक यंग लड़की, उस बेचारी को 6 साल तक वो बेड रिडन थी। और 6 साल बेड रिडन होने, क्यों बेड रिडन थी? क्योंकि उसको उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक अजीबोगरीब ट्यूबरक्लोसिस हो गया था 2015 में जी। तो वो चल नहीं सकती थी। और कोविड के दौरान उनके हस्बैंड का बिजनेस भी ख़त्म हो गया कोचिंग का, तो फिजिकल कोचिंग वो किया करते थे। और सीनाक्षी ने हमारे को 2020 में कोविड के बाद ज्वाइन किया। बहुत मोटिवेट हुई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो हमारी IBC है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, पर हमारी टीम में ही है। वो फुल टाइम हमारे साथ काम करती हैं। आज उन्होंने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, और जो उनके लिए 20 लाख था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वैल्यूबल था। उन्होंने अपने कर्जों को निपटाया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपसे इंस्पायर्ड हैं। लेकिन मुझे लगता है आज पूरे देश को, अगर हम अपने पोस्ट प्रोडक्शन टीम को बोलें कि सीनाक्षी राणा जी का भी फोटोग्राफ दिखाएं यहाँ पे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट कहानी बताना चाहता हूँ, यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ सबसे, कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग तैयार होते हैं। और पीछे जो खींचने वाले हैं, उनमें मैंने देखा कि रियो ओलंपिक के सिलेक्शन में आपके ऊपर एक आरोप लगा कि आपने चीटिंग किया वहाँ पे, और वो आरोप बाद में हाई कोर्ट में आपने वो केस लड़ा, और आप वो केस जीती भी। लेकिन जब वो आरोप लगा था, तो ऐसा बोला गया था कि भाई आप तो पैसे वाली हैं, और आपके पास पावर है, आप इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन हो गया। और किसी और देवी जी ने वो आप पे आरोप लगाया था। अगर मेरी जिंदगी में सबसे दुखी पल था तो वो था
क्योंकि जिसकी पूरी बैकग्राउंड आर्मी की है, जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी की एक सर्विसेज है, और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो और क्या हुआ था उसके केस बाद में? हुआ ये था कि एक ही स्लॉट आया था महिला खिलाड़ी के लिए, क्योंकि एक इतने नंबर ऑफ खिलाड़ी खेलते हैं, और इतने नंबर ऑफ खिलाड़ी खेलते हैं तो उसके प्रपोर्शन में एक स्लॉट आता है, एक फॉर्मूला है 3:1 का। तो बहुत ज़्यादा महिलाएं क्वालिफाई नहीं हो पाती हैं, और अगर क्वालिफाई होती हैं तो उस पर तो एकमात्र सीट आई थी, और हम 2 महिला खिलाड़ी उसकी दावेदार थीं। तो जो मेरी साथी खिलाड़ी थी वो मुझसे छोटी भी थी, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई थी। मैं एक जनरल की बहू और कर्नल की वाइफ थी, उनके पापा जूनियर रैंक से रहे थे। तो यहाँ तक भी सवाल हुए कि क्योंकि मैं एक सीनियर ऑफिसर की बहू या बेटी हूँ, इसलिए आपको फेवर तो कर दिया मेरे गया। को फेवर कर दिया गया। मैं इंग्लिश बोलती हूँ इसलिए फेवर कर दिया गया, या मैं ऑलरेडी एक अर्जुन अवॉर्डी हूँ, तो मैंने अपना प्रेशर डालकर या अपना इन्फ्लुएंस डालकर अपनी जो फाउल थ्रोज थी उसको भी लेजिटिमेट करके, और कहीं ना कहीं क्योंकि हुआ ये था कि 2015 तक मैं जैवलिन खिलाड़ी थी, और 2016 में मेरा इवेंट चेंज हो गया और शॉटपुट ही आया मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में। मात्र 15 से 11 महीने थे मेरे पास क्वालिफाई होकर ट्रेनिंग लेने के एक नए स्किल सेट के लिए। मैंने पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत कर दी, क्योंकि मुझे ये मेडल चाहिए था। मुझे पैरालंपिक का मेडल जीतना ही था। लंदन पैरालंपिक्स में मैं नहीं जा पाई थी, तो और किसी ने ये भी कह दिया था कि अर्जुन अवार्ड मिल गया है, बड़ी लकी हो, प्रेसिडेंट के साथ फोटो हो गई, अब घर जाओ, रिटायर हो जाना चाहिए, बूढ़ी हो गई हो। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे पैरालंपिक का मेडल बनाना है। और जिस दिन हमारा क्लासिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए हमारा जो एक ट्रायल हुआ था फाइनल, उसमें मेरी थ्रो वर्ल्ड नंबर 1 के लेवल पे गिरी थी। तो उन्होंने बोला ये हो ही नहीं सकता, हाउ कैन शी इम्प्रूव। मैं 3.67 से क्वालिफाई करके 11 महीने के अंदर 4.48 पे पहुंची थी। और ये अक्सर मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी बोलती हूँ कि विद इन 1 ईयर आई हैड गिवन 30% ऑफ ग्रोथ। क्या आप कर सकते हैं? मैं 40 वर्ष की आयु में। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये फेंक ही नहीं सकती। नहीं, केवल ये 30% ऑफ ग्रोथ नहीं है। मैं आपको शॉटपुट का जो एक इवेंट है, एक मिनट लूंगा। इसका पीछे जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो थोड़ा अलग है। 30% ऑफ ग्रोथ कंपीटिंग अगेंस्ट दी वर्ल्ड्स बेस्ट। 30% ऑफ ग्रोथ अगर छोटे बेस पे हो तो आसान है। कोई आदमी 10,000 रुपया महीना कमा रहा हो, 13,000 रुपया महीना कमा ले, आसान है। लेकिन कोई आदमी ऑलरेडी वर्ल्ड के नंबर 1, 2, 3 से कम्पीट कर रहा हो और फिर 30% ग्रोथ, तो ये ग्रोथ बहुत बड़ी है। सॉरी, मैं आपको बीच में टोका। नहीं बिल्कुल। और वो जो थ्रो था, उन्होंने बोला ये फेंक ही नहीं सकती। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप 11 महीने में एक नया स्किल सेट सीखते हो और अपना गोला लगभग 1 मीटर बढ़ा लेते हो। तो मुझे उस पर चैलेंज किया गया था। और फिर बिल्कुल 12 जो अगस्त थी, उस दिन वो लास्ट वर्किंग डे था जिसपे वो मेरी एंट्री जानी थी। 11 अगस्त की शाम 6 बजे वर्डिक्ट आया, और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि दीपा जी, जब आपने मेडल जीता तो आपको कैसा लगा? मेरे लिए वो मेडल जीतना अब मेडल ना रहकर मेरी ईमानदारी का एक सबूत था कि आप मेरिट पे गई हैं। 4.48 पे मेरे को हाई कोर्ट ले जाया गया था विवेक जी। 4.61 पे मैंने मेडल जीता है। वहां जाके भी मैंने मेडल बढ़ाया है। और जो दाद देती हूँ मेरे सपोर्टिंग, मेरी टीम को, मेरे बच्चों को, मेरी मेंटल ट्रेनर को, जिन्होंने मुझे उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में वो फायर जला के रखी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि वहाँ आप टूट भी सकते थे और बन भी सकते थे, लेकिन वही हैबिट टू मेक द नेगेटिविटी और एंकर एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी, वो 4.48, 4.61 बना, और अपने आप लोगों के मुंह बंद। दीपा जी, आप तो हमारे देश में आर्मी के जनरल की बहू थी। आपका महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा फार्म हाउस और बड़ा मकान और सब कुछ, बहुत मैंशन वहाँ एक तरह से। और यहाँ पे आप दिल्ली में एक गांव में, शाहपुर जाट की गली में, साउथ एक्स के पास एक गांव है, लाल डोरा की ज़मीन, वहाँ तंग गलियाँ, छोटा मकान। तो यहाँ क्यों रही आप इतने साल? एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पूछा, क्योंकि वो एक फेज था विवेक जी, जब लोग ये सोचते थे शायद मुझे घर से निकाल दिया गया है। इतने बड़े घर की बहू होकर ये ऐसे एक 8,000 के किराए के कमरे में क्यों रहती है। लेकिन एक जिद थी, क्योंकि मैं 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यहाँ आई और मैंने यहाँ खेला, तो मैंने इन खेलों के बारे में और डेप्थ में जाना।
मेरी बिटिया मेरी अटेंडेंट थी, मेरे साथ आई थी और वो फाइनल ईयर में थी, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोली मम्मी मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। और वहाँ हम दोनों को ही एक मकसद मिला कि यहाँ रह के हमें एट पार की लड़ाई लड़नी है कि ओलंपिक के साथ पैरालंपिक खेलों को भी पहचाना जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बराबर की पहचान है, तो भारत में क्यों नहीं। खेलों के साथ साथ एक वो मिशन भी मिला और मुझे आगे खेलने में भी मुझे लगा कि वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अच्छी है, मुझे खेलना चाहिए। लेकिन तब ऐसी कोई स्कीम नहीं होती थी कि हमें कैंपों में रखा जाए या हमको कोई फंडिंग मिले। 2010, 11, 12 की बात है। तो जिद पकड़ी खेलने की और हस्बैंड ने कहा, क्योंकि इन खेलों के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि 40 साल की उम्र में क्या खेलने जा रही है, तो थोड़ा सा उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अहमदनगर में आप जो करना चाहते हो मैं हूँ, दिल्ली में मेरी कोई पकड़ नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मैं कहा रहना तो मुझे दिल्ली में ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मुझे वो लड़ाई लड़नी है, पॉलिसी की लड़ाई लड़नी है, मुझे खेलना है। तो फिर मैं अपने बूते पे आई और मैंने कहा आज के बाद मैं 1 रुपया घर से नहीं लूँगी। तो उस वक्त उतना ही पैसा था, एक जैवलिन 1 लाख रुपए का आता है, फिर फिजियोथेरेपी की फ़ीस, फिर जिम की फ़ीस, तो बहुत पैसे बचाने पड़ते थे। और वहाँ से एशियाड विलेज पास था और श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पास था, तो इसलिए वहाँ पे एक कमरा लेके मैं रही और खुद ही फिर, और वहीं से मेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर का अवतार भी जगा, क्योंकि जब मैं मोटिवेशन के तौर पे अपनी कहानी कॉर्पोरेट्स में शेयर करने लगी तो थोड़े बहुत पैसे भी मिलने मिले, और जब पॉलिसीज़ आई तब जाके पैसे मिले। और आज इसी शहर में मैं एक पेंट हाउस में रहती हूँ जिसमें 1 रुपया भी किसी से मांग के नहीं बनाया है। ओलंपिक का मेडल आप जीत के आए, जीवन में बड़ा बदलाव आया होगा उसके बाद में, क्योंकि ओलंपिक का मेडल तो ओलंपिक का मेडल है, कितने भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको रिकग्निशन मिले। उसके बाद अच्छा, बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहले क्या क्या बोला और उसके बाद अब वही लोग जो है बोलते होंगे कि भाई हमारी बेटी है, हमारे घर की है। मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा हुआ। मेरे अपने माता पिता नहीं थे, आई वॉज एन ऑर्फन, सो माई मदर गॉट मैरिड विद समवन एल्स, सो नॉट ऑर्फन एग्जैक्टली, लेकिन पेरेंट्स नहीं थे, तो बड़े चैलेंजेस थे बचपन से लेकर के। और कई बार ऐसा होता है कि आपको रिश्तेदार रखना चाहते हैं, कुछ नहीं भी रखना चाहते हैं। मैं उन तकलीफ़ों को आज नहीं बात करूंगा, आज तो बात आपकी हो रही है, पर आज सब के सब जितने दूर दूर के भी रिश्तेदार हैं सब बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? सोच तो इतनी बदल गई है अब कि जब ओलंपिक में योगेश्वर दत्त का मेडल मिस हो गया था, तो मैं तो एक तो आउटसाइड कम्युनिटी की लड़की हूँ, मैं एक पंजाबी हूँ जो जाटों के घर आई थी, ऊपर से मैं बीमार हो ली, तो फिर भी उसके बावजूद एक गांव की बहू थी जो जाट नहीं थी, फिर भी लोगों ने ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी हमारे गांव का एक शेर बाकी है, ओलंपिक में मेडल नहीं आया, पैरालंपिक में पक्का आएगा। तो आप इस एक लाइन में देखिए, गांव में पहली चीज एक बहू को जो अपंग है शेर गांव का कहा जा रहा है, तो उसमें आप जेंडर कन्वर्जन देखिए, उसके अंदर भी एक लड़के जितनी पावर देखी जा रही है बहू के अंदर, गांव का शेर। और दूसरी चीज पैरालंपिक और ओलंपिक को एक समान समझा जा रहा है, ये है नए भारत का रूप। बहुत सुंदर, और इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए बड़ा भारत। और लोगों से मिलवाना चाहता हूँ आपको, ऐसे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए किससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं अब आपको अगले सब्जेक्ट पे ले जा रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो। पैरालंपिक में मेडल आपने जीता, बाद में आप उस कमेटी की प्रेसिडेंट बनाई गई, और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे देश में बड़ी सक्सेस मिली, टोक्यो के अंदर 19 मेडल आए, जो आई थिंक आज तक के हाईएस्ट रहे हैं। आपका क्या रोल था, कैसे कंट्रीब्यूट किया, और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं तो आपने जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो एज अ प्रेसिडेंट आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या मेहनत रही, कैसे किया आपने? देखिए, जिस वक्त मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाया गया उसके 1 हफ्ते के अंदर पैंडेमिक फुल स्विंग में आया, कोविड-19 का लॉकडाउन, तो एकदम से एक एथलीट से एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में आना, और वो भी एक ऐसी कुर्सी पे बैठना एक ऐसे वक्त में, अगेन जिसका कोई बता नहीं सकता कि पेंडेमिक में आपको फेडरेशन कैसे चलानी है। तो एक बार फिर मेरे लिए बहुत बड़ा नया रोल था, लेकिन एक ही प्रिंसिपल मैंने अपनाया कि जब मैं एथलीट थी तो मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटर से क्या अपेक्षा रही, तो शायद प्रेसिडेंट की तरह नहीं, एक एथलीट की सोच की तरह मैंने इस फेडरेशन को चलाया। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, टीम भी बहुत बेहतरीन थी हमारी,
सबने जुड़ के काम किया, मैं बिल्कुल अकेले इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। Lovely. लेकिन एथलीट की क्या ज़रूरत होती है, क्या टाइम बाउंड ज़रूरत होती है, अगर उसको अपनी फंडिंग चाहिए, अगर उसको अपनी प्रोस्थेटिक लेग चाहिए, अगर उसको प्रैक्टिस के लिए एम्यूनेशन चाहिए, अगर उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो एक एथलीट की ट्रेनिंग में सब कुछ टाइम बाउंड होता है। तो बहुत प्रोएक्टिव रह के उस चीज़ को समय समय पर उस तक पहुंचाया। और एक जो मेजर चीज़ मैं समझती हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाई इंडिया में और खासकर दिव्यांग खेलों में, अभी तक न स्पोर्ट्स साइंस का योगदान नहीं था, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स साइंस को अपनाया था। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हमको कस्टमाइज करने की जो सुविधा मिली, उसका एक एक्सपीरियंस मेरे पास था। वो सारे एथलीट्स के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और जो भी उनकी ज़रूरतें थी वक्त से और ईमानदारी से उन तक पहुंचाई गई। और तो आई थिंक ये मिलकर एक बहुत बड़ी